हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आइए सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं, कानपुर से संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कानपुर संजय त्रिपाठी के पास और समझते हैं संजय त्रिपाठी से कि इस समय किस तरीके की कोशिशें पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। संजय त्रिपाठी, विकास दुबे तक पहुंचने के लिए। देखिए रोमाना, पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर विकास दुबे के पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इसके बारे में कोई सूचना देगा उसको 2.5 लाख रुपए की इनाम की राशि दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस किया जा रहा है विकास की तलाश में। तमाम जो पब्लिक के लोग हैं, विकास के कनेक्शंस हैं, उनका भी किया जा रहा है और पुलिस के लोगों का भी किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस में भी उसके बहुत सारे मददगार थे जो उसको पल पल की सूचनाएं देते थे। तो ऐसे में कई पुलिसकर्मी भी रडार में है और माना यह जा रहा है कि विकास दुबे जब ये वारदात गुरुवार की रात की है इसने लगभग 1-1.5 बजे के आसपास, तो ये औरैया जिले से लगे जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है उस ओर से भागा होगा, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों बॉर्डर पर पहुंचना सबसे ज्यादा उसके लिए आसान था। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा आसान जो था वो मध्य प्रदेश का बॉर्डर था जो औरैया से लगा हुआ था, क्योंकि औरैया जिला इसके घर से हद 1 घंटे का रास्ता है और 1-1.5 घंटे के आसपास वो मध्य प्रदेश तक पहुंच सकता था। और माना यह जा रहा है क्योंकि दोनों प्रदेशों में एक ही सरकारें हैं तो शिकंजा बहुत कसेगा। भरतपुर एक ऐसा सुरक्षित जिला मानकर चल रही है पुलिस की जहां पर तमाम आपराधिक जनजातियां रहती हैं, तो ये मध्य प्रदेश से होते हुए भरतपुर में जा सकता है, ऐसी संभावना है। हालांकि अभी तक विकास की कोई सटीक लोकेशन नहीं मिल पाई है उत्तर प्रदेश और पुलिस की टीमों को। एक और बात बता दूं कि विकास दुबे से तमाम बड़े लोगों के तार जुड़ रहे हैं। कई पुलिस अधिकारी, कई पुलिस कर्मचारी भी इसके उसमें आ गए हैं रडार पर, उनसे जांच पड़ताल और पूछताछ की जा रही है। अभी हमने जो शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा हैं उनके परिवार वालों से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका को संदिग्ध करार दिया गया है। और साथ ही साथ जो तत्कालीन एसएसपी थे जिन्होंने सीओ के द्वारा लगातार जो विकास दुबे पर कार्यवाही वो कर रहे थे और चाह रहे थे कि पुलिस टीम उनका सपोर्ट करे, जिले की टीम उनका सपोर्ट करे, चिट्ठियां भी लिख रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। साथ ही साथ जो एक मजबूत कड़ी बीच में निकल के आई है जय वाजपेयी, ये एक अहम व्यक्ति है जो कहीं न कहीं एसएसपी से भी जुड़ा हुआ था और विकास का भी ये बहुत खास कारिंदा हुआ करता नहीं। तो ऐसे में अब सवाल ये ना कि सरकार इन खामियों पर किस तरीके से विचार कर रही है, इस पर जवाब रणवीर से लेंगे हम। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या की जांच एसटीएफ को दी गई। एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव खुद संदेह के घेरे में, जिसका जिक्र यहां पर कर रहे थे अभी संजय त्रिपाठी। विकास दुबे के दूसरे पुलिस वालों से रिश्ते की भी बात सामने आई। शहीद डीएसपी के एक खत और एक टेलीफोन रिकॉर्डिंग ने अब कई सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव हैं। साथ में है विकास दुबे का करीबी कहे जाने वाला जय वाजपेयी। दूसरी तस्वीर में जय वाजपेयी के घर बर्थडे पार्टी में नाचता कुख्यात अपराधी विकास दुबे। सवाल है कि जय वाजपेयी के जरिए अनंत देव और विकास दुबे के बीच कोई रिश्ता बना क्या? ये सवाल 2 वजहों से उठ रहे हैं। पहली वजह, शहीद डीएसपी की तरफ से अनंत देव तिवारी को लिखे गए वो खत जिसमें विकास दुबे और एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के बीच सांठगांठ की बात थी। साथ में विनय तिवारी की दूसरी कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा था। दूसरी वजह है शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्र, तत्कालीन एसएसपी कानपुर नगर अनंत देव और एसओ विनय तिवारी के बीच बातचीत का ऑडियो। सबसे पहले मार्च में कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को लिखी चिट्ठी की कहानी जानिए। दावा है चिट्ठी में लिखा था कि ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थानाध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना व अब तक कार्यवाही न करना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है कि श्री विनय कुमार तिवारी का पूर्व से विकास दुबे के पास आना जाना व वार्ता करना बना हुआ था। यदि थानाध्यक्ष ने अपनी कार्य और सीधे रुक करते हैं हम। हमारे साथ रणवीर मौजूद है लखनऊ से। रणवीर, ये जो खामियां सामने निकल कर आ रही हैं, पुलिस जिस तरीके से अब शक के घेरे में है, सरकार की तरफ से किस तरीके से इन कमियों को दूर करने पर विचार किया जा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में ऐसा पेच फंसा हुआ है कि 40 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की, एसटीएफ को भी लगाया गया है और पूरे प्रदेश में जो भी बॉर्डर एरिया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और नेपाल हो, हर जगह तलाश की जा रही है। पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने सूत्रों के हवाले से हमें कुछ जानकारियां दी हैं। उसके मुताबिक विकास दुबे मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो एक पुलिस के लिए बहुत परेशानी का विषय है, क्योंकि मोबाइल बहुत बड़ा एक क्लू होता है। और दूसरी बात कि मास्क होना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पुलिस के लोगों को सड़कों पर चलने वाले जो लोग हैं उनके मास्क उतरवा के उनके चेहरे
की चेकिंग करनी पड़ रही है और मास्क होने की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। पुलिस चेहरा तो दिखा रही है टोल प्लाजा से लेकर बॉर्डर्स पर, लेकिन वो चेहरा खुला हुआ है और इस वक्त जिस तरह से नियम है कि हर किसी को मास्क पहनना है, तो आम आदमी अगर चाहे भी तो किसी को मास्क में नहीं पहचान सकता है। ये भी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत की वजह बनी हुई है। लगातार उत्तर प्रदेश के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कानपुर में जांच कर रहे अधिकारियों और बाकी जिलों के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने कल बैठक भी की है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में, कई सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं और सूत्र ने यह भी बताया है कि जो 2.5 लाख रुपए की राशि है इसको अभी और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि घटना के बाद से लगातार जो इनामी राशि बढ़ रही है उसमें और बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है, क्योंकि पुलिस किसी भी हाल में विकास दुबे तक पहुंचना चाहती है, लेकिन फिलहाल कुछ भी हाथ नहीं लगा है। दूसरे प्रदेशों के भी जो पुलिस है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, तस्वीरें वहां भिजवाई जा रही हैं ताकि लोगों के बीच में उसकी तस्वीर जाए। लेकिन इस स्पीच में सबसे बड़ी बात यही है कि विकास दुबे के बारे में कुछ भी क्लू अभी तक हाथ नहीं लगा है। जी आप रहिए मेरे आपके पास। देखिए, कोई तो था जो विकास दुबे को इतने साल से बचाता रहा। असल में विकास दुबे की पुलिस और राजनीति दोनों में गहरी पैठ थी। चौबेपुर के थानेदार विनय तिवारी पर बहुत से गंभीर आरोप लग रहे हैं जिनकी जांच चल रही है, लेकिन विकास दुबे की मदद करने वाले अकेले विनय तिवारी तो नहीं थे, बल्कि कई और पुलिस वाले भी विभीषण बने हुए थे अपने ही विभाग के लिए। हमारी जांच में केवल थानाध्यक्ष ही नहीं बल्कि चौबेपुर थाने के और आसपास के थानों के जो भी इस ऑपरेशन में लोग इन्वॉल्व थे, जिनको जानकारी दी कि ऐसे ऐसे पुलिस जाने वाली है, तो सभी को हमने जांच के दायरे में रखा है और जल्दी ही हम ऐसे विभीषण को चिन्हित करेंगे। अब कहां कोई शक रह जाता है जब उत्तर प्रदेश पुलिस के इतने बड़े अधिकारी खुद कह रहे हों कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही कोई विभीषण है जिसने विकास दुबे की मदद की थी। लेकिन विकास की मदद करने वाला कोई एक पुलिस वाला नहीं था, बल्कि कई थे। हमारी ये रिपोर्ट गौर से देखते जाइए और समझिए कि जब पुलिस और अपराध का गठजोड़ हो जाता है तो फिर अंजाम यही होता है। ये दयाशंकर अग्निहोत्री है, विकास दुबे का साथी या नौकर, कुछ भी कह लीजिए। यह समझ लीजिए कि विकास दुबे ने पुलिस वालों पर फायरिंग इसी दयाशंकर के नाम से ली गई बंदूक से की थी। दयाशंकर पुलिस की गिरफ्त में है और साफ साफ कह रहा है कि विकास को थाने से फोन आया था कि पुलिस आने वाली है। लोगों को बुलाता था आमतौर पे? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके तो वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गाँव वाले आते जाते थे, जो फैसला वाले लोग। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। अच्छा, उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? आया थाने से। ये तो एक अपराधी की गवाही है, अब जरा एक पुलिस वाले की गवाही भी सुन लीजिए। यह है कौशलेंद्र प्रताप सिंह, जो कानपुर के बिठूर थाने के एसओ हैं। उस दिन विकास को पकड़ने गई पुलिस टीम में ये भी अपने साथियों के साथ शामिल थे। फिलहाल वो घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। वो भी साफ कह रहे हैं कि उन्हीं में से एक पुलिस टीम ऐसी थी जो शांत बैठी थी, जिसने गोली ही नहीं चलाई। सुनिए। कि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी, तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी, शायद इसी वजह से जो है उनके साथ इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। कौशलेंद्र प्रताप जिस दूसरी टीम की बात कर रहे हैं वो टीम थी कानपुर के चौबेपुर थाने के थानाध्यक्ष विनय तिवारी की। विनय तिवारी ने ही कौशलेंद्र प्रताप को रेड पर चलने के लिए फोन किया था और उन्हें बुलाया था। थानेदार विनय तिवारी फिलहाल सस्पेंड है क्योंकि उस पर विकास दुबे की मदद करने का आरोप लगा है। आरोप है कि चौबेपुर में विनय तिवारी सिर्फ नाम का थानेदार था, असल हुक्म तो विकास दुबे का चलता था।
रेड से एक दिन पहले विकास दुबे ने विनय तिवारी पर राइफल तान दी थी। देखिए, एक दिन पूर्व थानाध्यक्ष और विकास दुबे के बीच जिस प्रकरण में एफआईआर लिखी गई है, उस वादी को लेकर के थानाध्यक्ष वहां गांव में गए थे उस पूरे मामले को समझने के लिए, और वहां पर इस अपराधी के द्वारा थानाध्यक्ष पर राइफल तानी गई थी और उनको धमकी दी गई थी। लेकिन थानाध्यक्ष के द्वारा इस बात को विभाग के उच्च अधिकारियों को नहीं बताया गया, न ही इस बात का जिक्र उन्होंने थाने के रिकॉर्ड्स में किया। सोचिए क्या रसूख रहा होगा विकास दुबे का, जिसने अपने ही घर में आए एक थानेदार के ऊपर राइफल तान दी और वो चुपचाप देखता रहा। असल में पुलिस विकास दुबे से बहुत डरती थी और इसकी वजह थी 2001 का संतोष शुक्ला हत्याकांड। दीवार पर टंगी ये तस्वीर बीजेपी के नेता स्वर्गीय संतोष शुक्ला की है। बात है अक्टूबर 2001 की। यूपी में बीजेपी की सरकार थी। संतोष शुक्ला राज्य मंत्री थे, लेकिन विकास दुबे ने थाने के अंदर उनकी हत्या कर दी और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई उनके खिलाफ गवाही देने की। उस समय नगर पंचायत के चेयरमैन लल्लन वाजपेयी थे। लल्लन वाजपेयी के आवास पे जाके विकास दुबे ने अपने साथियों सहित हमला करने का प्रयास किया। लल्लन वाजपेयी का टेलीफोन भैया के पास आया और उन्होंने बताया कि भैया ऐसी ऐसी घटना है और ये मुझे घेरे हुए है। तो भैया ने कहा कि तुम अपने घर में रहो, मैं आ रहा हूँ। भैया यहाँ से जो है आवास से निकले और सीधे चौबेपुर थाने पहुंचे। विकास दुबे को ये सूचना मिली कि संतोष शुक्ला जी आ गए, तो वो पूरे ग्रुप के साथ वहां से भगा और सीधे थाने आया। जबकि थाने में 25 सिपाही 5 सब इंस्पेक्टर मौजूद थे। वो सीधे गया और भैया के ऊपर उसने हमला कर दिया गोलियों से, और 7 गोली लगी थी। सोचिए, इतने भारी भरकम पुलिस फोर्स के होते हुए विकास ने एक राज्य मंत्री को गोलियों से भून दिया। पुलिस वालों समेत कई सारे चश्मदीद थे, लेकिन किसी ने गवाही नहीं दी। उस समय वो केवल सिवली थाने का जो है हिस्ट्री सीटर भी नहीं था, बदमाश था। लेकिन जब भैया की हत्या कर दी तो वो गमले में लगा पौधा वटवृक्ष बन गया। और मंत्री की हत्या के कारण विकास दुबे ने आर्थिक लालच जो भी करके उसने पुलिस जो गवाही थी उस सबको हॉस्टाइल कराया। और पता है आपको, इस पूरे मामले में एक और सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार विकास दुबे का जो शिकायत करता था वो कहां गया।